मेहनत हो रहा है ना जी। एक एक मिनट का उपयोग करिए, पूरा मेहनत करिए करिए सब आदमी। जिस जिसके पास बुक नहीं है सब लोग बुक खरीदिए और पढ़ाई पर एकदम जी जान लगा दीजिए, लेट एकदम नहीं करिए, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी, दबाव बढ़ता जाएगा। अगर आप पिछड़ जाएंगे तो फिर बैकअप कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आप एक एक मिनट का उपयोग और एकदम जी जान से लगिए। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखिए आपके बीच क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, वाहनों के डैशबोर्ड में वैद्युतिक मशीनों के कंट्रोल पैनल में क्या समानता है? गाड़ी आप चलाते हैं, आगे आपका डैशबोर्ड रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है ना? और भी सारा इंडिकेटर वगैरह रहता है, तेल कितना है ये सब भी इंडिकेट होता रहता है। उसी तरह से हमारे कंट्रोल पैनल पर भी ढेर सारी चीजें लगी होती हैं। तो मतलब जिस तरह से यहाँ डैशबोर्ड पे उपकरण लगा है, वैसे कंट्रोल पैनल पर भी क्या लगा होता है? मापक यंत्र, यानी आपका वोल्टमीटर, अमीटर, याद है ना? वोल्टमीटर लगा होता है, अमीटर लगी होती है, फ्रीक्वेंसी मीटर लगी होती हैं, वाट मीटर लगी होती हैं, साथ ही साथ इंडिकेटर भी लगा होता है, जो इंडिकेटर हमें बताता है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? डैशबोर्ड और वैद्युतिक मशीनों और कंट्रोल पैनल में क्या समानता है? दोनों में मापक यंत्र और सूचक यंत्र लगे होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके बीच है, किसी कंट्रोल पैनल में ओवरलोड की स्थिति में विद्युत सप्लाई को बंद करने के लिए कौन सा युक्ति इस्तेमाल किया जाता है? ओवरलोड हो गया है, लोड पहले से जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा लोड हो गया है तो करंट भी ज्यादा कंज्यूम करने का काम करेगा। ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो फिर क्या होगा? आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगी, सर्किट के शॉर्ट होने की संभावना बढ़ेगी, आग लग सकती है। इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर इस उत्तर में अगर यहां पर रहता ओवरलोड रिले, क्या रहता? ओवरलोड रिले, तब आप इसी को टिक लगाते, लेकिन यहां नहीं है। आपको मैंने कहा था रिले ही क्या होता है? ट्रिपिंग कॉइल होता है, ट्रिपिंग रिले के नाम से जानते हैं। इसलिए हम सही उत्तर किसको देंगे? ऑप्शन नंबर बी को देंगे। किसको देंगे विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर बी को देंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। ये सब का प्रयोग किस रूप में करते हैं? इंडिकेटर के रूप में करते हैं, सूचक युक्ति के रूप में, इंडिकेटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में दिष्टकारी क्यों आवश्यक है? दिष्टकारी को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फायर कहा जाता है। रेक्टिफायर का काम है साथियों एसी को डीसी में बदलना। क्या करना? एसी को डीसी में बदलना। अब यह डीसी में बदल देता है, और हम सब जानते हैं मेरे कंट्रोल पैनल का जितना भी अवयव है वो सबको कैसी सप्लाई चाहिए? डीसी सप्लाई चाहिए। यानी स्पष्ट है सर्किट ब्रेकर के लिए डीसी तैयार करने हेतु, एसी मापक यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में बदलने हेतु, वोल्टा कंट्रोल के संचालन हेतु, बैटरी चार्जिंग रिले और एलईडी के संचालन हेतु। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही उत्तर है। रेक्टिफायर से डीसी में बदलिएगा तभी तो आप कन्वर्ट कर पाइएगा ना, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए भी कैसी सप्लाई चाहिए? डीसी सप्लाई चाहिए। चलिए विद्यार्थी जी, हाँ तो वही तो कर रहा है। मापक यंत्र को कैसे बदल देगा? इंसाने को बदल देगा, तब सप्लाई बदलेगा, अनर्थ हो जाएगा। तब मनुष्य को जानवर बना देगा, कितना दिक्कत की बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी।
अगला प्रश्न है, 3 फेज के विद्युत वितरण कंट्रोल पैनल में आप कितना का वोल्ट मीटर का रेंज लीजिएगा? कल भी बताया था 0 से 500 का। हमारा जो इंसुलेशन टेस्टर होगा, फेज टेस्टर लिखना ज्यादा ठीक है, हम यहाँ फेज टेस्टर भी लेंगे तो कितने का लेंगे? 0 से 500 का। नियॉन लैंप टेस्टर या नियॉन टेस्टर लेंगे तो वह भी कितने का लेंगे? 0 से 500 का लेंगे। 12 वोल्ट की डीसी से चलने वाली रिले कंट्रोल पैनलों में प्रयोग की जाती है। बात सही है। 12 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, बैटरी वाली सप्लाई, डीसी सप्लाई, और उस डीसी सप्लाई पर कौन चलती है? आपकी कंट्रोल पैनल में लगी हुई रिले। ठीक है। और ये कंट्रोल पैनल में इसके प्रचालन की क्या व्यवस्था होती है? ये 12 वोल्ट कहां से मिलेगा विद्यार्थी? बताइए। आप तो सप्लाई दे रहे हैं कितना? सिंगल फेज एसी दे रहे हैं, वो भी कितने का? 230 वोल्ट का। अब ये सिंगल फेज एसी आप किसको दीजिएगा? या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इधर कितना बदल दिया? 12 वोल्ट एसी में बदला। अब इस एसी को यहां हमने क्या लगा दिया? रेक्टिफायर। क्या लगा दिया? रेक्टिफायर लगा दिया। रेक्टिफायर ने इस एसी को वापस किसमें बदला? डीसी में। अब यहां हमको क्या मिल गई? 12 वोल्ट की डीसी। अब इस डीसी से हम क्या करते हैं? ये है मेरा बैटरी, इसको हम क्या करते हैं साथियों? चार्ज करते हैं, और तब जाकर के इसके माध्यम से हम अपने रिले और बाकी चीजों का कनेक्शन करते हैं। ये अरेंजमेंट हमारा होता है, यानी ये सब की जरूरत हमें पड़ती है, तब जाकर के काम विद्यार्थियों होता है। चलिए आगे बढ़ें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर पढ़ने के बाद आप घर जाइए, घर जाने के बाद आप किताब को पढ़िए, और फिर किताब पढ़ने के बाद एक बार फास्ट रिवीजन 1 एंड 1.25 करके स्पीड थोड़ा बढ़ा करके, ठीक है, और तब वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगला चैप्टर की तरफ मूव करिए। 90% चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, समझ गए। और जब तक क्लास में रहते हैं यहां पर ज्यादा फोकस करिए, सामने किताब खोलकर रखिए, जिस चीज पर हम हाईलाइट करते हैं, स्टार लगाते हैं, वहां आप भी हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। अगर हाईलाइटर आपके पास है तो उस लाइन को एक बार कलर कर दीजिए। यही काम सिर्फ क्लास के अंदर करिए, समझने पर फोकस, अब मार्क करने पर ध्यान रखिए। ठीक है। और जो जरूरी चीज यहाँ लिख रहे हैं तो अगर इच्छा है तो लिखने की ये सक्षम है तो तेजी में लिख भी लीजिए। ठीक है। इस तरीके से चलिए तो आपको पूरा कंसेप्ट फिट हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, क्या पढ़ाई का वीडियो कंप्लीट है ना? ठीक है। क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन आप अपने से ही बना लीजिएगा। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम जब जनरेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो होली रिवीजन में जो भी चीज आपको दिया है दोबारा फिर उसको एक बार बता देंगे, तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है? समझ गए कि नहीं? इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए, क्वेश्चन विद्यार्थी को खुद से भी बनाना है। समझ गए। एक एक क्वेश्चन हम टोटल का टोटल मैक्सिमम हम बताएंगे, लेकिन सब हम नहीं बता सकेंगे, क्वेश्चन का अथाह सागर है। समझे कि नहीं? तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब हम बताएंगे, बाकी आप खुद से भी करिए। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब क्या है? देखने के साथ टिक लगाने वाला है, न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको बनाना होगा, आपको प्रयास करना होगा। ठीक है कि नहीं? बाकी हम तो बताएंगे ही। अब चलिए, कह रहा है सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए क्या सुविधाजनक व्यवस्था है साथियों? तीन रेल, क्या है साहब? तीन रेल का प्रयोग करिए, ऊपर नीचे आराम से करके, बिना स्क्रू ड्राइवर के होल किए हुए आप ड्रिल मशीन से बिना छेद किए हुए स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेट कर सकते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ के ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है।
फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। ये गलत है विद्यार्थी जी, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चालक तार की धारा वहन क्षमता, किसी भी चालक तार की धारा वहन क्षमता उस चालक तार की मोटाई पर निर्भर करती है। तो हमारा कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक सही है, यानी कथन 1 क्या है? सही है, कथन 2 गलत है। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपको एग्जाम में। चलिए विद्यार्थी जी, क्या विद्यार्थी जी? कुछ नहीं है। वहां हम लोग कॉइल लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर एक्शन से हो रहा है, तो वहां ये सब कोई बात नहीं है। वोल्टेज का ह्रास नहीं होता है, करंट की मात्रा बढ़ जाती है, पावर सेम रहता है। ठीक है, पावर सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज लाइन के लिए कितने ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है? इसी रिले को 50 हर्ट्ज वाली एसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति, यानी पहले F1 आपका 50 हर्ट्ज है, F2 आपका कितना है? 60 हर्ट्ज है। क्या ऐसा होगा? अब जरा देखिए, आपका कॉइल है विद्यार्थियों, किसी भी कॉइल का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको एक्सेल कहते हैं। एक्सेल का मान कितना होता है? ओमेगा एल, 2 पाई एफ एल से सूचित करते हैं। इस सूत्र से आप सब याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आपने देखा एक्सेल किसके समानुपाती है? मेरे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। पहले फ्रीक्वेंसी 50 था, अब आपने 60 कर दिया, यानी आप यहां से क्या रिलेशन लिखेंगे? F1 बाय F2 बराबर XL1 बाय XL2। कोई दिक्कत? समानुपाती है इसलिए। अब अगर मेरा F बढ़ रहा है तो XL भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी प्रतिरोधक XL बढ़ता है। टू पाई एफ एल, एफ आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, एल हमारा इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, जिसको हम लोग हेनरी से मापते हैं। लिख लिया कीजिए विद्यार्थी जी। मैं जानता हूं आप लोगों का डिजिटल माइंड है, जो एक बार सुनते हैं जीवन में कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन तुरंत पूछेंगे तो मुंह से जवाब नहीं निकलेगा, इसलिए कलम चला लीजिए। तो अगर नहीं चलेगा तो पता चलेगा कि हाथ काम नहीं कर रहा है। जिस चीज का प्रयोग हम नहीं करते हैं धीरे धीरे जाम हो जाता है, तो हाथ भी जाम हो जाएगा, है ना विद्यार्थी जी? तो एक्टिव लड़का है, लिख लेता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि अति व न्यून वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को नुकसान होने से बचाने के लिए किस रिले का प्रयोग करते हैं? अगर वोल्टेज आपका क्या है?
कम है, समझ गए, या ज्यादा है। वोल्टेज का अप डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो सेंसेशन किसमें हो रहा है? आपके वोल्टेज में हो रहा है। वोल्टेज का मान बढ़ और घट रहा है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वोल्टेज संवेदी रिले। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में वोल्टेज सेंसिटिव रिले। क्या कहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिव रिले के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ें। वोल्ट मापी क्या करता है? वोल्टेज मापने का काम करता है। सर्किट ब्रेकर क्या है? ऑन लोड स्विचिंग है। आइसोलेटर ऑफ लोड स्विच है। ट्रिपिंग रिले ओवरलोड अवस्था में शट डाउन करता है। तो ए का क्या हो गया? 4, बी का 3, सी का 1, तो 4 3 1 2 कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। आइए, आइए आगे बढ़ते हैं साथी। यांत्रिक टाइमर किस पर आधारित होता है? स्प्रिंग और गियर। किस पर आधारित होता है? स्प्रिंग और गियर पर। सेपर, स्लॉटर आदि मशीनों में कटिंग टूल एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को ऑफ करने तथा विपरीत दिशा में चलाने के लिए कौन सी स्विच का इस्तेमाल करते हैं? दो दो जगह रिपीट कर गया है ऑप्शन। लिमिट स्विच, लिमिट स्विच, ठीक है कि नहीं? एक काम करना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीन रेल की चौड़ाई बताइए कितना होता है? जितने का जरूरत होगा उतना, 15 25 35 75 सब साइज में उपलब्ध रहता है। किसी केबल के टर्मिनल की मोटाई कनेक्टर के छिद्र से क्या है? ज्यादा है। केबल को कौन सा ऐसा यंत्र लेंगे जिससे मोटे छिद्र वाले से पतले में कनेक्शन आप पतले से मोटे में कर देंगे? राइट आंसर इज थिम्बल। दस्ती औजार के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए, दस्ती औजार समझते हैं? वो जो रांदा रहता है, प्लेन करता है, और उसे प्लेन करके रगड़ रगड़ करके काट का हम लोग लकड़ी का हैंडल बनाते हैं, और लकड़ी के हैंडल में क्या करते हैं? फेरुल लगाते हैं, और उसे फेरुल से ही आपका रेती जो है ना क्या होता था? फंसता था आपके हैंडल में। तो इसके लिए हम लोग वैद्युतिक केबल में पीवीसी फेरुल क्यों प्रयोग करते हैं बताइए? सब तार को एक साथ पकड़ बनाने के लिए, पीवीसी कवच को फटने से रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए, कि सब काम के लिए? तुम बताओ बच्ची, तुमको क्या लग रहा है? तभी आप सारी लड़कियां इसी के पक्ष में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाएगी जी। कोई पार्टी टिकट नहीं दे रहा है तुमको? चलिए राइट आंसर, कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से बोला है, बोला ना जी। कोचिंग में पढ़ के सिलेक्शन लिया कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लिया? सिलेक्शन लिया ना जी। बात वो है, बात ये नहीं है कि कैसे क्या हुआ, बात है सिलेक्शन हुआ या नहीं। विजेता वही होता है जो मंजिल पर पहुंच जाता है, बाकी कितना संघर्ष किया उसकी कोई गिनती नहीं होती, ये याद रखिए, ठीक है कि नहीं? आप असफल हो जाएंगे तो आपकी वजह से असफल होंगे, आपकी जिम्मेदारी। सफल हो जाएंगे तो 80% कहेंगे कि हम पढ़ाई थे, लड़का सबको लग गया, देखिए बच्चा सब इतना रिजल्ट ले आया, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आपका मेहनत का कोई गिनती नहीं है, क्या विद्यार्थी? यही ना होता है। अब 25-50 हजार रुपया आपको दे देंगे तब तो आप एकदम कहिएगा भगवान थे फल्ला बाबू। जो पढ़ाई ना वही क्वेश्चन पूछ दिया था कि लड़िए गया था डायरेक्ट है जी लड़का, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आइए साथियों, यदि कई पतले केबल को एक साथ हमें स्थापित करना है, पतला पतला केबल है, लटका हुआ इधर उधर है, सबको एक साथ आपको होल्ड करके ले जाना है, क्या करिएगा आप? रेसबे से घुसा के ले जाइए, या नहीं तो आप पीवीसी टेप लपेट दीजिए, या नहीं तो स्लीव से ले जाइए, नहीं तो अगर केबल टाई रहता तो उससे भी बांध देते। सारा कुछ
कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमारी परिस्थिति होगी वैसा यूज कर लें। स्लीव निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं साथियों? हम लोग पीवीसी का भी यूज कर सकते हैं, नायलॉन का भी कर सकते हैं, एम्पायर क्लॉथ का भी कर सकते हैं। इसी एम्पायर क्लॉथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वार्निश कैम्ब्रिक के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा इसी को हम लोग एम्पायर टेप भी कहते हैं। ये सब एक ही खानदान का क्या है साथियों? सदस्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी का सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी, ये चित्र बताइए क्या है? रॉमेट है। इसी से आप तार को बड़ी आसानी से नुकीले भाग से भी क्या करते हैं? खींचने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न आपके बीच है, उसका स्लाइड मेरे पास नहीं है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस सप्लाई में चालक का रंग रेड, ब्लू और ब्लैक में प्रदर्शित किया जाता है? कह रहा है रेड, ब्लू, ब्लैक। ये जो रंग है ना रेड, ब्लू और ब्लैक, इस रंग में कह रहा कौन सी सप्लाई को आप प्रदर्शित करते हैं? आपका है ऑप्शन नंबर ए है डीसी 3 वायर सिस्टम, दूसरा है सिंगल फेज एसी, तीसरा है एसी 3 फेज सिस्टम, और चौथा है एपरेटस एसी 3। साथियों कोई सीक्वेंस बैठ ही नहीं रहा है। ब्लैक मेरा न्यूट्रल के लिए होता है, अब ब्लू और रेड मेरा किसके लिए होता है? फेज के लिए होता है। ये परिस्थिति मेरी एसी के 2 फेज और एक न्यूट्रल में सेट होती है, ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसको कंसीडर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। 3 फेज के लिए RYB विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर जो रंग है ना वो फेज वगैरह को नहीं बता रहा, ये बस तार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किताब में आपके है ये प्रश्न, कौन सा केबल टाई वायर को बंच करने हेतु प्रयोग होता है? आपका है सिल्क टाई, पीवीसी टाई, नायलॉन टाई और कॉटन टाई। क्या उत्तर दीजिएगा? नायलॉन टाई। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर में है, फाइनल बोर्ड असेंबली किस यंत्र का प्रयोग नहीं करता है? सेंसर का प्रयोग फाइनल बोर्ड में, ठीक है साहब, नहीं रहता है। हमारा याद रखिएगा आइसोलेटिंग स्विच जो है वह रहता है विद्यार्थी जी, और आपका निश्चित रूप से पुश बटन स्विच भी रहता है। 24वें प्रश्न में आइए, फाइनल बोर्ड को कौन सा यंत्र ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है? क्या उत्तर होगा? एमसीबी। एमसीबी शॉर्ट सर्किट से भी और ओवरलोड से भी सुरक्षा देता है। एमसीबी का पूरा नाम याद है ना? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वैज्ञानिकों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 0.5 एम्पियर से लेकर के 60 एम्पियर यानी 63 एम्पियर तक के रेंज में प्रयोग में लिया जा रहा है। कई बार ऑप्शन में आपका 2 से लेकर के 63 रहेगा, तो आप इसको भी टिक लगा सकते हैं। आजकल हम लोग 0.5 पर भी पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए 25 नंबर, कौन सा स्विच एक्चुएटर के साथ मशीन की गति के दौरान संचालित होता है? आपका क्या है साहब? ऑप्शन नंबर ए लिमिट स्विच। याद रखिएगा लिमिट स्विच एक्चुएटर के साथ संचालित होगा, और जहां पर मशीन को रुकना है वहीं पर तुरंत क्या करेगा? रोक देगा, स्टॉप कर देगा। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी जी 26वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 26वां कह रहा है, किस परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका लिफ्ट परिपथ में, स्ट्रीट लाइटिंग में, मोटर कंट्रोल सर्किट में, और घरेलू विद्युत परिपथ में। कहां पर होगा साहब? लिफ्ट में हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल पैनल का प्रयोग करेंगे। वहीं पर तो बटन अप डाउन सब कुछ सिस्टम सेट रहता है। अगला प्रश्न 27वां देखिए, 2 सेपरेट अर्थिंग पैनल बोर्ड को प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? क्यों 2 सेपरेट हम लोग अर्थिंग देते हैं पैनल को? विद्यार्थी जवाब दीजिए। पैनल बोर्ड धातु का बना होता है स्ट्रे फील्ड से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। फिर कह रहा है पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए, विषम परिस्थिति में अर्थिंग को आश्वस्त करने के लिए। ये मेरा कंट्रोल पैनल है, एक यहां अर्थिंग दिया है और दूसरा हमने यहां दिया है। दोनों अर्थिंग आपस में एक दूसरे के कैसे होगा? पैरेलल होगा। कैसे होगा जी? पैरेलल होगा।
और साथ ही साथ ये पैरेलल होगा तो आप ये समझ लीजिए फॉल्ट होने पर कम से कम एक अर्थिंग मेरा बरकरार रहे। क्या हो? फॉल्ट होने पर मेरा अर्थिंग कम से कम एक बचा रहे। एक अगर डैमेज भी होता है तो चलिए हमारी परेशानी ना हो, इसी कारण से ऐसा करते हैं। इसलिए उत्तर हो जाएगा 27 का डी नंबर। 28वें प्रश्न में आइए, कह रहा किसी सहायक सामग्री का प्रयोग एमसीबी ओएलआर को पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू के स्थापित करना है। एमसीबी तो नाम आप जानते हैं, लेकिन मुझे बताइए ओएलआर क्या है? ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले बिना नट बिना छिद्र किए हुए ड्रिल मशीन से तब आप इसको फिट करना चाहते हैं, इसका यूज करिएगा, पिन रेल का यूज करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, पैनल बोर्ड में मीटर को ओवरहीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रेक्टिफायर बिल्कुल नहीं, एसी को डीसी में बदलेगा। लिमिट स्विच रोकेगा। थर्मल रिले आपसे कहा था ओवरहीटिंग से बचाने का काम करता है। 29 में क्या होगा? थर्मल रिले। विद्यार्थियों आपको याद है ना, थर्मल रिले को हम क्या कहते हैं? मंद रिले, धीमा रिले, सुस्त रिले, इन सभी नामों से जानते हैं, क्योंकि यह बहुत स्लो क्या करता है? संचालित होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी तो है ही ऑप्शन में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहता ना तो जब हम लोग प्रायः ओवर हीटिंग से बचने के लिए थर्मल का ही प्रयोग करते हैं। फास्ट होता है लेकिन ज्यादातर इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं रहता थर्मल ऑप्शन में तब उस पर टिक लगाते। दोनों रहेगा तो थर्मल पर टिक लगाएंगे, ठीक है ना। दोनों रहेगा तो थर्मल पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि जो सस्ता रहता है हम लोग उसी का पहले यूज करते हैं। लिखा रहेगा फास्ट एक्शन के लिए तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर थर्मल नहीं रहेगा तब उस पर टिक लगाएंगे। क्लियर? चलिए आखिरी प्रश्न है, कंट्रोल पैनल को कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल पैनल को कंट्रोल ट्रांसफार्मर से संबंध क्यों किया जाता है? विद्यार्थी जी रेटेड वोल्टेज लोड को प्रदान करने के लिए, सहायक सर्किट के संचालन के लिए, रेटेड सप्लाई निर्धारित करने के लिए, पावर सर्किट को कम वोल्टेज प्रदान करने के लिए। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मैंने कल कहा था, कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है? कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपको मालूम है ना, स्टेप डाउन करके, है ना, आवश्यक वोल्टेज आपके सर्किट को देता है ना। स्टेप डाउन करके यानी कम करके, वोल्टेज को क्या करके? कम करके आवश्यक मात्रा में सर्किट को प्रदान करता है। क्या करता है? सर्किट को प्रदान करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के प्रश्नों को भी हम लोगों ने देख लिया है।